बराबर है। चलो, 5 मेन डेफिनेशन है इनकम टैक्स के अंदर, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में रिवाइज कर रहा हूं, थोड़ा सा एक्टिव रहना। 5 मेन डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय असेसी, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। और फिर एक अपना डेफिनेशन है 5 हेड्स ऑफ इनकम का। सो प्रीवियस ईयर मीन्स अ ईयर इन विच टैक्स इज पेड। प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को। बट अगर नया लाइन ऑफ बिजनेस आप लोग ने चालू किया, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल के बाद भी चालू हो सकता है। अगर न्यू सोर्स ऑफ इनकम है, न्यू बिजनेस है, तो सो ऑन। सो प्रीवियस ईयर कैन बी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है, बट न्यू सोर्स ऑफ इनकम में इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो। Assessment year is a year in which tax is paid, and assessment year is also a financial year in which tax is paid. Assessment year always 12 मंथ्स का होएगा, स्टार्ट होएगा 1 अप्रैल को और एंड होएगा 31 मार्च को। प्रीवियस ईयर अगर 2021 है तो असेसमेंट ईयर होएगा 21-22, दैट इज असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज सक्सीड द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट अप अपन ने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन, तो पर्सन के डेफिनेशन में आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन। ये 7 लोगों को अपन पर्सन बोलता है, और यही 7 लोगों में से जिसको टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स विल बी कॉल्ड एज असेसी। सो असेसी मींस अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। ओके, नाउ वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्यूटेशन के लिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो टोटल आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से अपन माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अपने को मिलेगा नेट टोटल इनकम। बराबर है। अब ये अपने को पहले तो पढ़ना पड़ेगा कि सर किसको इंडिया में इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। तो उसके लिए एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज रेसिडेंशियल स्टेटस। ये चैप्टर में 2 चीज अपने को पढ़ने का है, एक तो स्टेटस क्या है असेसी का, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। दूसरा वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो अपने को फर्स्ट पार्ट है कि वेदर अ पर्सन इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर इंडिविजुअल है और एचयूएफ है तो अपन फर्दर वेरीफाई करेंगे, अगर वो रेसिडेंट है तो ओआर भी हो सकता है, एनओआर भी हो सकता है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, तो उन लोग का स्टेटस सिर्फ रेसिडेंट होएगा या तो नॉन रेसिडेंट होएगा, ओआर एनओआर नहीं आने वाला है। सो पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर इज डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। उसमें 2 पार्ट है, इंडिविजुअल एचयूएफ अलग और अदर्स अलग। इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो रेसिडेंट होएगा या तो नॉन रेसिडेंट होएगा। अगर रेसिडेंट है तो ओआर होएगा या तो एनओआर होएगा। अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो सिर्फ रेसिडेंट हो सकता है तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, दैट्स इट। ओआर एनओआर वहां पे कुछ नहीं आने वाला। अगर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने का है तो गवर्नमेंट ने बेसिक कंडीशन बना के दिया है। बेसिक कंडीशन में वी हैव 2 बेसिक कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, और दोनों के बीच में और है। मतलब दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। कंडीशन 2 में और 2 कंडीशन है, ए एंड बी। मतलब अगर कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप लोग को कंडीशन नंबर 2 पे जाने का है। अगर 2 पे गए तो दोनों पार्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, ए वाला एंड बी वाला भी। कंडीशन नंबर 1 में बोला हुआ है ही और शी मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो अपना प्रीवियस ईयर अगर 2021 है तो उसमें अपने को 182 डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए। या तो फिर अगर आप लोग का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकंड के ए पार्ट में अपन देखेगा कि उसको मिनिमम 60 डेज रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। बराबर है। सो कंडीशन नंबर 1, 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कंडीशन 2 पे जाएंगे। 2 का ए पार्ट में कितना बोला है, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द 4 इयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। जब भी आप लोग एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आप लोग को रेसिडेंट बोल देंगे। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ओआर एनओआर डिटरमाइन करने के लिए जब अपन नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेगा तो नंबर ऑफ डेज में डेज इन इंडिया कैलकुलेट होएगा। एक डे पे एक लोकेशन पे रहना जरूरी नहीं है। तो मैं मुंबई में आया, मुंबई से दिल्ली गया, दिल्ली से पंजाब गया, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज स्टे इन इंडिया। इट मे नॉट बी एट वन प्लेस, इट कैन बी मेनी डिफरेंट प्लेसेस। नंबर ऑफ स्टे कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। तो इंडिया में 10 दिन के लिए आया, फिर चला गया, फिर और 20 दिन के लिए आया, तो इट विल बी काउंटेड एज इन इंडिया ओनली। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला है तो डेट ऑफ अराइवल इंडिया में काउंट करने का और डेट ऑफ डिपार्चर भी इंडिया में काउंट करने का। सो नंबर ऑफ डेज कोई भी कभी भी नंबर ऑफ डेज आएगा तो अराइवल डिपार्चर दोनों इंडिया में काउंट होएगा। नंबर ऑफ डेज अपने को कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो चलेगा, आने जाने वाला, इट विल बी काउंटेड एज इन इंडिया। एक लोकेशन पे नहीं रहेगा तो भी चलेगा, इट कैन बी एट एनी लोकेशन, बस वो इंडिया में रहना चाहिए।
बराबर है। सिटीजनशिप रेलेवेंट नहीं है रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने में, तो आप लोग के पासपोर्ट इंडिया का होएगा, आउटसाइड इंडिया का होएगा, इट डज नॉट मैटर, सिटीजनशिप आप लोग का रेलेवेंट नहीं है। बराबर है। नंबर ऑफ डेज के ऊपर अपन डिसाइड करेगा वेदर यू आर आर और एन आर। अब ये बेसिक कंडीशन जो अपन ने पढ़ा है उसमें एक्सेप्शन है। बराबर है। पहला जो एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट बोलता है कि अगर इंडियन सिटीजन है जो इंडिया में रहता है और इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या वो मेंबर ऑफ क्रू है ऑफ इंडियन शिप। बराबर। सो मर्चेंट नेवी के अगर मैं मेंबर हूं तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है कि आप लोग को सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है, सेकंड एप्लीकेबल ही नहीं होएगा। मतलब यू विल बी अ रेसिडेंट ओनली इफ यू आर इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। 60 डेज वाला कंडीशन चेक नहीं करना है फॉर इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेम वे अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर रहता है, अगर वो इंडिया के अंदर आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, तो ओनली फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल 182 डेज वाला, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। सो 182 डेज और मोर इन इंडिया चेक करना है, 60 डेज चेक नहीं करने का है अगर वो इंडिया के बाहर रहता है और वो इंडिया के अंदर आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो दो एक्सेप्शन है, इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया अगर इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट, या इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया अगर वो इंडिया में आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। तो ये दो केसेस में ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज वाला एप्लीकेबल है, सेकंड वाला एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने फर्दर उसमें नए अमेंडमेंट लाए फाइनेंस एक्ट 2020 में। गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन चार कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, वो इंडिया में विजिट के लिए आना चाहिए, विजिट के लिए, और उसका जो इनकम है फॉरेन सोर्स के अलावा 15 लाख रुपीस का होना चाहिए इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। सो इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया के अंदर विजिट के लिए आ रहा है तो ओनली 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल है। बट उसमें एक नया एक्सेप्शन आ गया फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से कि अगर इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर रहता है और वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है और अगर उसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इंडिया में 15 लाख को एक्सीड होता है, तो उसको रेसिडेंट एंड और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे, प्रोवाइडेड उसको प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए एंड 4 इयर्स में 365 डेज और मोर रहना चाहिए। तो ये जो अपना मेन बेसिक कंडीशन का सेकंड पॉइंट था ना, जहां पे 60 और 360 डेज है, इन लोग के लिए वहां पे गवर्नमेंट ने 120 डेज और 365 डेज कर दिया। नॉर्मली जो विजिट के लिए इंडिया में आता है उन लोग को एक ही कंडीशन एप्लीकेबल है 182 डेज वाला। बट अगर कोई विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है और अगर उसका इनकम इंडिया के सोर्स से 15 लाख रुपीस का है, तो वो वाले लोगों को सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल है, बट इंस्टेड ऑफ 60 एंड 365 डेज उन लोग को 120 डेज एंड 365 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल। सिमिलरली और एक नया अमेंडमेंट है डीम्ड रेसिडेंट करके। अच्छा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आप सीधा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो अपन एडिशनल कंडीशन दिखता है ओआर है या एनओआर है उसके लिए, बट ये वाले सिचुएशन में इंडियन सिटीजन या पर्सन इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, 122 डेज 120 डेज अगर इंडिया में है, 365 डेज इंडिया में है, तो सीधा एनओआर बन जाएगा, एडिशनल कंडीशन देखने का ही नहीं। सिमिलरली गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, बराबर है, उसका इंडिया में इनकम 15 लाख के ऊपर है अदर देन फॉरेन सोर्स, और उसको कोई भी कंट्री में टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस या तो डोमिसाइल, बराबर है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसे लोगों को हम लोग सीधा आर एनओआर बोलेगा इन इंडिया विदाउट एनी एडिशनल कंडीशन, बराबर है, और एनी बेसिक कंडीशन। तो इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में आ रहा है और अगर वो इंडिया में आ रहा है और उसका इंडिया में उसका इनकम अगर 15 लाख के ऊपर है और अगर उसका कोई दूसरे कंट्री में टैक्स लाइबिलिटी नहीं है ड्यू टू डोमिसाइल और ड्यू टू सिटीजनशिप, तो ऐसे पर्सन को अपन आर एंड एनओआर बोल देगा, बराबर है। तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, एक था इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो उसमें सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन है, सेकंड है ही नहीं। सेकंड है अगर इंडियन सिटीजन इंडिया में वापस आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट और अगर उसका टोटल इनकम एक्सीड नहीं हो रहा है 15 लाख को, तो अगेन उसको 182 डेज वाला कंडीशन है, दैट्स इट। बट अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड हो रहा है तो उसको 120 और 365 डेज वाला कंडीशन देखना पड़ेगा, अगर सेटिस्फाई हुआ तो सीधा एनओआर बन जाएगा। एंड लास्ट एक्सेप्शन जो गवर्नमेंट ने नया ऐड किया है, अगर इंडियन सिटीजन का इंडिया में इनकम 15 लाख के ऊपर है और अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है ड्यू टू इट्स डोमिसाइल, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप लोग को इंडिया में
RNOR बोलेंगे एंड आप लोग को एडिशनल कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है। ओके, बराबर है प्लीज। ओके, बराबर है। स्टेप नंबर 2 अपन ये चेक कर रहे हैं कि वेदर अगर कोई पर्सन रेसिडेंट हुआ तो वो NOR होएगा या NR होएगा। तो उसके लिए अपने पास एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन चेक करने के लिए दो एडिशनल कंडीशन है, बराबर है। तो पहले तो अपन बेसिक कंडीशन में देखेगा वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है ये प्रूफ हो गया तो फिर अपन आगे चेक करेगा OR है या NOR है। तो उसके लिए आप लोग को एटलीस्ट 730 डेज और मोर रहना चाहिए इन 7 years प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। एंड मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होएगा तो ही OR बनेगा, नहीं तो NOR बन जाएगा। एंड एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years उसको रेसिडेंट होना चाहिए इन इंडिया। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड है देन ही विल बी कॉल्ड एज OR, नहीं तो उसको NOR बोलेंगे, बराबर है। सो फर्स्ट कंडीशन में 730 डेज और मोर रहना चाहिए इन 7 years प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। एंड इन एनी 2 years आउट ऑफ 10 years अगर वो रेसिडेंट होएगा तो उसको अपन OR बोलेंगे, नहीं तो NOR बोलेंगे। देन नेक्स्ट अप इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। सो HUF रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए अपन देखेगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया है, वेदर पार्टली होएगा या फुल्ली होएगा, उसको रेसिडेंट ही बोलने वाले हैं। और अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट होएगा। अगर HUF रेसिडेंट है तो OR NOR के लिए अपन कर्ता का स्टेटस देखेंगे। अगर कर्ता NOR है तो HUF NOR होएगा, कर्ता OR है तो HUF भी OR हो जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट अप इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म AOP एंड सो ऑन। बेटा इसमें NOR और OR नहीं होता है, इसमें या तो रेसिडेंट होएगा या तो नॉन रेसिडेंट होएगा। तो सेम है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो वो OR हो गया। अगर कंट्रोल एंड मैनेज मतलब रेसिडेंट हो गया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट होएगा। कंपनीज में दो ऑप्शन है, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज अ रेसिडेंट, कुछ भी होने दो, कैसे भी कंट्रोल होएगा, इट डज नॉट मैटर। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में है तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चेक करेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है तो रेसिडेंट होएगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट होएगा। एंड लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबके लिए सेम रूल है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। एक बार मालूम पड़ गया रेसिडेंशियल स्टेटस, वेदर पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वी आर पर्सन वेदर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो अपन चेक करेगा इसका टैक्सेबिलिटी। तो अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो ऑलवेज टैक्सेबल, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया है तो ऑलवेज टैक्सेबल, इनकम अराइजिंग इन इंडिया है तो ऑलवेज टैक्सेबल, इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया है तो ऑलवेज टैक्सेबल। अगर इनकम अराइज आउटसाइड है, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड है और वो इनकम कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो इन दैट केस सिर्फ OR को टैक्स भरने का है, बाकी लोगों को नहीं भरने का है। और अगर इनकम अराइज आउट है, रिसीव्ड आउट है बट कंट्रोल इंडिया से है तो OR NOR टैक्स भरेंगे, लास्ट वाले को नहीं भरने का है। और पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट पे किसी को भी इंडिया में टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है, बराबर है। सो दैट वाज योर स्कोप ऑफ टोटल इनकम। और फिर डीम टू अराइज क्या होता है, डीम टू रिसीव क्या होता है, उसके एग्जांपल अपन ने क्लास में किए होंगे। एंड फिर सम्स, बराबर है। सो दैट वाज योर रिवीजन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे और फिर उसका टैक्सेबिलिटी देखेंगे, बराबर है। रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। दैट वाज रेसिडेंशियल स्टेटस।